Hello everyone. Today we are going to discuss about the second part of the chapter Indian economy on the way of independence. तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक बचा रह गया था पार्ट वन में, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स के टाइम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था इंडिया का। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर. Some efforts were made to develop basic infrastructure like roads, railways, ports, water transport, posts, and telegraph, but the main aim motive behind such infrastructure development was to serve various colonial interests. इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पे कोई भी ध्यान नहीं देती थी इंडिया में, और या फिर देती भी थी तो रोड बनवाती थी, रेलवेज बिल्डअप करती थी, वो भी सिर्फ अपने काम के लिए, अपने मोटिव के लिए। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इज डिस्कस्ड बिलो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रोड के बारे में। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकॉम्प्लिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फंड। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी थी, इसके कारण वो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया वो सिर्फ अपने मोटिव के लिए किया। आइए देखते हैं कैसे। द रोड्स दैट वर बिल्ड primarily served the interest of mobilizing the army and shifting raw materials. जो रोड उन्होंने बनाई वो सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि जो उनकी आर्मी हो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, या फिर जो रॉ मटेरियल हो वो उनके ब्रिटेन जा सके। सेकंड पॉइंट बात करते हैं। देयर ऑलवेज मे रिमेंड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जब रेनी सीजन आता था तब जो बहुत सारे जो गांव होते थे, जो छोटे छोटे टाउन्स होते थे, वहाँ जाना मुश्किल हो जाता था क्योंकि वेदर के कारण रोडों में पानी भर जाता था। एज अ रिजल्ट पीपल लिविंग इन दीज एरियाज सफर्ड बैडली ड्यूरिंग नेचुरल क्लामिटीज़ एंड फेमाइंस। अब जब उनका नेटवर्क टूट जाता था शहर से तो वो आ जा नहीं पाते थे, फूड की कमी हो जाती थी, जिसके कारण फेमाइन आ जाता था नेचुरल क्लामिटीज़ के कारण। सेकंड बात करते हैं अपन रेलवे के बारे में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज टू इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850। जो ब्रिटिशर्स द्वारा जो इंडिया में कंट्रीब्यूशन माना जाता है, जो सबसे टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूशन माना जाता है, वो था रेलवेज। ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में रेलवे का कॉन्सेप्ट लाया था, और वो लाया था 1850 में। डेट इंपॉर्टेंट है, 1850 में। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इम्पॉर्टेंट वेज। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट, railway enabled people to undertake long distance travel. It broke geographical and cultural barriers and promoted national integration. अब जो रेलवेज थी वो सिर्फ एक एक टाउन से या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं जाती थी, वो पूरे इंडिया को कवर करती थी। अब वो जम्मू कश्मीर से गुजरात और तमिलनाडु और असम सब जगह कनेक्टेड थी, इसलिए वो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती थी। Second, it enhanced commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the comparative self-sufficiency of the village economies in India. अब इंडियन एग्रीकल्चर को उन्होंने प्रमोट कराया इंडियन रेलवेज़ के द्वारा, जिसके कारण और भी ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हुआ इंडियन एग्रीकल्चर का। अब जो इंडिया का एग्रीकल्चर था वो पूरे इंडिया में बाय रेलवेज़ ट्रांसपोर्ट होने लगा। Railways also promoted the foreign trade, but it benefited the Britishers more than the Indians. The construction of railways led to huge economic losses in Indian economy. अब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रेलवेज तो ले आया था, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए लाया था, रॉ मटेरियल को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का, या फिर इस इंडिया से दूसरी कंट्री पहुँचाने के लिए। तब रेलवे बिल्ड करने के टाइम इंडिया की इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा लॉस में गई थी, क्योंकि रेलवे को बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है। थर्ड मीडियम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट टूक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। हाउएवर
their development was far from satisfactory. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स उठाए थे वो वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे. Inland waterways proved to be uneconomical, as in the case of Coast Canal on the Orissa coast. This canal was built at a huge cost, but it failed to compete with the railways, and finally, canal had to be abandoned. अब ओडिशा कोस्ट में एक कोस्ट कैनल बनाया गया जो कि रॉ मटेरियल को सप्लाई करने के लिए बनाया गया था, लेकिन एक्चुअली वो कैनल बहुत बुरी तरह से फेल हो गया, जिसके कारण गवर्नमेंट को बहुत हैवी एक्सपेंसेस का लॉस हुआ. फोर्थ, कम्युनिकेशन. पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे पोस्ट और टेलीग्राम से ही लोग ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि उस समय टेलीफोन तो चलता नहीं था. इसलिए इसके पॉइंट देखते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. अब जब उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंडिया में लाया तो उन्होंने सिर्फ अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसको लाया. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाया गया इंडिया में, जिसके द्वारा इंडिया के जो लोग हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सूचना दी जा सके, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके. The postal services, despite serving a useful public purposes, remained all through inadequate. पोस्टल सर्विसेज भी इंडिया में उस समय बहुत पॉपुलर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो पूरी कंट्री को सर्व कर सके. रीजन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अब ब्रिटिशर्स ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड किया था, लेकिन अब इसके पीछे का कारण जान लेते हैं कि उन्होंने ये क्यों किया था. The basic objective of British government to develop infrastructure was not to provide basic amenities to the people, but to serve their own colonial interest. जैसे कि हम अभी तक पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी कॉलोनियल इंटरेस्ट के बारे में सोचा और इंडिया के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया. फर्स्ट, रोड में उन्होंने कैसे किया. द रोड वर बिल्ड फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी, जैसे हम लोग यहाँ पढ़े थे, within India and for drawing out raw materials from the countryside to the nearest railway station or port and to send these to England or other lucrative foreign destinations. अब उन्होंने रोड तो कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस कारण किया जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल पहुंचाया जा सके बड़ी आसानी से, और फिर वो रॉ मटेरियल कंट्री के एक पार्ट से फिर वो ब्रिटेन जाता था या इंग्लैंड जाता था. Second, railways. Railways were developed by the Britishers mainly for three reasons. Let's discuss. First, to have effective control and administration over the vast territory. अब इंडिया में जो रेलवे का कॉन्सेप्ट लाया था वो होल इंडिया में लागू हुआ था. जैसे कि ऊपर अपन बात किए थे नेशनल कंट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन का, तो रेलवेज़ का उन्होंने ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और कंट्रोल मेंटेन करने के लिए कि इंडिया के कोने कोने में जाके वहाँ पास उसको कंट्रोल करना. सेकंड, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवेज विथ मेजर पोर्ट्स. अब उन्होंने इंडियन रेलवेज़ को जो बड़े बड़े मेजर पोर्ट्स थे वहाँ से कनेक्ट करके उन्होंने फॉरेन ट्रेड किया और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया, जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाता था. थर्ड, टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फर्म्स इन इंडिया. अब जो रेलवेज थी उन्होंने रेलवेज कंस्ट्रक्ट इसलिए कराया क्योंकि अब जो उनका जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, जो ब्रिटिशर्स के पास जो फंड आ रहा था प्रॉफिट का, और उसको ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना था, तो उन्होंने रेलवेज कंस्ट्रक्शन कराया, जिसके कारण उनका जो फंड्स था वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जा सके. थर्ड, the system of electric telegraph was introduced at high cost to serve the purpose of maintaining law and order. अब इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ उस समय बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, हाई और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, लेकिन उसको इंडिया में लाया गया क्योंकि उनको अपना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, इसलिए. सो फाइनली वी आर ऑन द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर. By the time India won its independence in 1947, the impact of 200 years of British colonial rule was already showing all aspects of the Indian economy.
फॉलोइंग पॉइंट्स आर द क्लियर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस ब्रिटिश पीरियड। अब हम लोगों ने जो चैप्टर में पूरा पढ़ा है उसका एक शॉर्ट समरी दिया है पॉइंट में। द कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, तो जो पर कैपिटा इनकम थी वो कांस्टेंट रही बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए। सेकंड, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। अब ब्रिटिशर्स ने पूरी इंडस्ट्रीज़ को बंद करा दी थी, जिसके कारण जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनको अब एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। थर्ड, उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिससे टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज़ कराया रेदर दैन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स। फोर्थ, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं लाई एग्रीकल्चर में या फिर फार्मर्स को दी जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड का ही यूज़ किया एग्रीकल्चर में। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमाइंस हुआ। फेमाइंस का मतलब होता है भूखमरी, जब फूड की कमी हो जाती है। अब जैसे पढ़े थे कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट जब हुआ था तो जो फार्मर्स थे वो फूड जो नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं उसको छोड़ के, फूड क्रॉप्स को छोड़ के उन्होंने कैश क्रॉप्स को ग्रो करना चालू किया था। इसके कारण से भी फेमाइन हुआ था। फिर आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। जैसे हम सभी जानते हैं कि उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरी इंडस्ट्रीज बंद करा दी थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनएडुकेट इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह से अच्छे से नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, लेकिन हाँ कुछ प्राइवेट लोग थे जो इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड कर रहे थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। द hostile policy of British government led to the complete ruin of the Indian economy। ये सब पॉलिसी लाने के कारण इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई ब्रिटिशर्स के कारण। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश रूल के। ब्रिटिश रूल ऑल्सो हैड सम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। दे आर डिस्कस्ड एज अंडर। फर्स्ट था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कराया जिसके कारण लोग फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स को ग्रो करना चालू कर दिए। लेकिन फार्मर्स अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। पहले वो थोड़ा सा फूड प्रोडक्ट थे उनको प्रोड्यूस करके अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए निकाल लिया करते थे और फिर बाकी जगहों में वो कैश क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे। सेकंड था बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रेलवेज एंड रोड्स का कंस्ट्रक्शन कराया था। तो पढ़ते हैं द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज प्रोवाइडेड cheap and rapid transport system and opened up new opportunities of economic and social growth। अब जब कोई भी कंट्री में जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो उसकी डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बिल्ड कराया ब्रिटिशर्स ने, रोड और रेलवेज़ को बिल्ड कराया, उससे क्या हुआ जो रॉ मटेरियल था वो जल्दी से चीप लो कॉस्ट में पहुंचने लगा इंडस्ट्रीज़ में और वहाँ से प्रोडक्ट बनने लगे। तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है और सोशल ग्रोथ भी होती है कंट्री की। थर्ड था चेक ऑन फेमाइंस। रोड्स एंड रेलवेज वर्कड एज अ ग्रेट चेक on the occurrence of and impact of famines as food suppliers could be transported to the affected areas in case of droughts। अब जिस जगह में बाढ़ आ जाती थी या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती थी तो रोड और रेलवेज़ के माध्यम से हम उन सिटीज़ या गांव में या फिर जो भी छोटे छोटे टाउन थे वहाँ पर जा सकते थे, उनको फूड प्रोवाइड करा सकते थे कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होने के कारण। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज था ब्रिटिशर्स का
फोर्थ था शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। अब ये देखते हैं ये कैसे बेनिफिट किया अपने इंडिया को। ब्रिटिश रूल हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब बार्टर सिस्टम ये होता है कि जब पहले कोई करेंसी नहीं चला करती थी, जैसे आज हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसके बदले में अपन लोग एक प्रिंटेड नोट देते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा अथॉराइज्ड होता है। बट पहले जब कोई भी करेंसी नहीं हुआ करती थी या फिर कोई भी नोट नहीं हुआ करते थे, तो दो लोग अपने अपने बीच में दो गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई फार्मर है वो वीट ग्रो करता है और कोई फार्मर है वो राइस ग्रो करता है। अब ये फार्मर को राइस चाहिए है और ये फार्मर को वीट कर चाहिए है, तो ये क्वांटिटी को जो वेट करके 2 किलो ये राइस दे देगा इसको और ये 2 किलो इसको वीट दे देगा। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जो एक एक्सचेंज होता है दो गुड्स एंड सर्विसेज का दो बायर के बीच में। और फिर तो गवर्नमेंट ने यही किया। तो पहले अपने इंडिया में बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब करेंसी का इंट्रोडक्शन लाके इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम को बढ़ावा दिया। फिफ्थ था इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन efficient administration system which served as a ready reckoner for Indian politicians। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से कंट्रोल जमा के बैठे थे। तो इससे हमको ये सीख मिलती थी कि जब ब्रिटिशर्स गए तो पूरे इंडिया में उन्होंने बहुत सारी जगह में एक से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करा था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड होता था वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ही बनाया था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एवी ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंस के टाइम कैसी थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी इनटू कॉलोनियल, बैकवर्ड, सेमी फेड्यूल, स्टैगनेंट, बैकवर्ड, डेप्लेटेड एंड एम्प्यूटेड इकोनॉमी। चलिए अब इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो फर्स्ट होता है कॉलोनियल इकोनॉमी। मैंने पहले ही बताया था इस टॉपिक के बारे में कि कॉलोनियल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कि कंट्रोल की जाती है कोई दूसरी कंट्री से। In India, colonial exploitation is a long history spread over nearly 200 years, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया था। ब्रिटिश रूल रिजल्टेड इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ग्रोइंग ब्रिटिश इंडस्ट्री विद द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिशर्स पूरा रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड को उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके वापस इंडिया में लाके सेल कर देते थे। इसके कारण ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ इंडिया का। दे ऑल्सो इंकरेज्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी इनटू अ ब्रिटिश कॉलोनी। अब इंडियन एग्रीकल्चर को उन्होंने कॉमर्शलाइज किया कि कैश क्रॉप्स को ग्रो करो, जिसके कारण वो कैश क्रॉप्स एज अ रॉ मटेरियल जा सकें ब्रिटिशर्स के पास और फिर उनको वो फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके वापस इंडिया में और दूसरी कंट्री को बेच सकें। द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी वॉज डीप ऑन इंडिया इवन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी इंडिया में। सेकेंड, सेमी फेडरल इकोनॉमी। By the close of the British period, there were two aspects of the Indian economy। जब ब्रिटिश पीरियड जाने लगा था तब इंडिया के पास दो एस्पेक्ट थे। इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल सिस्टम, ये क्या होता है? द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गेव बर्थ टू फेडरल रिलेशंस, लैंड टेनेंट रिलेशंस। द लैंड वर यूज्ड टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ लगान एंड वर वेरी क्रूएल टू द कल्टिवेटर्स। जैसे कि हम लोग लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम में पढ़े थे कि जो लैंडलॉर्ड होता था वो फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करता था एवरी फार्मर से एज अ लगान के रूप में। तो इंडिया के पास एक तो ये वो था एक्सपेक्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल सिस्टम, ये सिस्टम लाने का एक तो उसके पास चॉइस था। सेकंड था इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लेड टू क्रिएशन ऑफ टू क्लास कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स।
अब इंडिया के पास सेकंड एक्सपेक्ट ये था कि इंडिया कैपिटलिस्ट सिस्टम को ज़्यादा बढ़ावा दे, उसके कारण जो मॉडर्न इंडस्ट्री बढ़ेंगी, जिसके कारण लेबर इंक्रीज होंगे और कैपिटल इंक्रीज होगी लोगों की। तो सेमी फेडरल इकोनॉमी और फर्स्ट कॉलोनी इकोनॉमी, ये दो इकोनॉमी थी। थर्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक जो रुकी हुई इकोनॉमी को बोला जाता है जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही हो। द स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज़ वन विच इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी लो रेट। On the eve of independence, Indian economy was a stagnant economy as country's growth of aggregate real output during the first half of 20th century was less than 2% and growth in per capita output was only 0.5%। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है, तो आप डेटा याद कर सकते हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, वो थी बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड मतलब बहुत ही पिछली हुई। एट द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड। द मेन रीजन्स फॉर द बैकवर्ड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, हाई बर्थ एंड डेथ रेट, मास इलिटरेसी। ये 1 2 3 4 5 ये 5 रीजन्स हैं इंडिया को बैकवर्ड इकोनॉमी में लाने के लिए। फिफ्थ नंबर है डेपिलेटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वॉज अ डेपिलेटेड इकोनॉमी। अब समझते इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक डेपिलेटेड इकोनॉमी था। अब समझते हैं कि डेपिलेटेड इकोनॉमी होता क्या है। डेपिलेटेड इकोनॉमी रिफर्स टू इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स डेप्रिशिएटेड ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़। अब कोई भी मशीन या फिर कोई भी चीज़ को जब हम लोग एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उसमें हर साल डेप्रिसिएशन लगता है। अब कोई भी चीज़ की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है एक्सेसिव यूज़ के कारण, लेकिन आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिप्लेटेड। अब इंडिया में जो भी बहुत सारे एसेट्स थे वो गवर्नमेंट द्वारा रिप्लेस नहीं किए जा रहे थे, बस वो जो एसेट थे उन्हीं को एक्सेसिव यूज़ कर करके उसका यूज़ किया जाता था। इसके कारण वो डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता था इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। हाउएवर, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडियन इंडस्ट्रीज हैड टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटीज़ टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा फॉर द वार। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब इंडियन इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने बढ़ावा दिया, इसलिए जिसके कारण वो प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट बना सकें जो कि वॉर में उनको कंट्रीब्यूट करे। However, British ruler did not make any arrangements to replace the depreciated fiscal assets. As a result, British rulers had left a seriously depleted economy. ब्रिटिशर्स ने कोई भी सीरियस स्टेप्स नहीं उठाए थे कोई भी फिजिकल एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए, जिसके कारण इंडिया में डेप्लेटेड इकोनॉमी हुई या फिर डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी बोल सकते हैं। अब सिक्स्थ है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। अब ये क्या होता है? The Britishers' policy of divide and rule always promoted discrimination between various groups on the basis of religion, caste, language and culture. अब ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंडिया में लागू किया, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने कई सारे रिलीजन के बीच में झगड़ा कराया, कास्ट के बीच में झगड़ा कराया, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर के बीच में झगड़ा कराया। As a result, on the eve of independence, country was geographically divided into two parts, India and Pakistan। जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट गई इंडिया से, उन्होंने इंडिया को दो पार्ट कर दिए थे, इंडिया और पाकिस्तान। Partition of the country virtually disrupted the economy due to problem of rehabilitation of large number of refugees from Pakistan, shortage of raw material for jute and cotton mills are मोस्ट ऑफ द कॉटन एंड जूट ग्रोइंग एरियाज वेंट टू पाकिस्तान। अब जब इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवाइड हुआ तब जूट और कॉटन का जो हाई ग्रोइंग एरिया था वो पाकिस्तान को चला गया था, तो इंडिया के उसको लॉस हुआ इंडिया को। और जो पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में आए थे या फिर इंडिया से जो पाकिस्तान लोग गए थे, तो उनको रुकने के लिए, उनको खाने पीने के लिए जो व्यवस्था हुई वो नहीं हो पाई थी। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट होता है। आप लोग एक बार ये की पॉइंट्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा
जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं पूरे की पॉइंट्स को, तो इसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।